वेलकम एवरीवन। और ये जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, देखो सबसे पहली बात, इसके बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। मैंने भी आपको बताया एसिड बेसेज एंड सॉल्ट में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर भी हैं। पहले ही बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कि मेटल एंड नॉन मेटल को कैसे पहचानना है। देखो मेटल एंड नॉन मेटल का डेफिनेशन आप रखते आ रहे हो, मेटल इज लस्ट्रस, मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर पता नहीं फलना ढिंगाना, दिस दैट, मैलिएबल, डक्टाइल, क्या क्या। वो डेफिनेशन से आप कभी ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि मेटल पहचाने कैसे। आपने सब रख लिया, मेटल ये है, वो है, ये ठीक है दुनिया भर का। और मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ कि क्या सोडियम मेटल है या नॉन मेटल है, तो रहने दो, टाइम वेस्ट मत करो, फुस है ठीक है ना। उसका कोई प्रैक्टिकल कोई उसका डेफिनेशन का यहाँ कोई यूज है ही नहीं, क्या आप फाइंड आउट करोगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है पहली बात कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, जो कि 9th क्लास के बेसिस पे या उसके पहले भी बेसिस पे है। पहले मेटल एंड नॉन मेटल को कैसे पहचानना है, उससे पहले मैं 2-3 चीज जो लिखा हूं उसको क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको, क्योंकि उस चैप्टर से उतना इंटरलिंक नहीं है, छोटे छोटे टर्म्स ही इसमें, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, तो आपको आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे है एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग क्या है? एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज कवर्ड। मतलब जैसे भी अगर आप सोचो, जब किसी चीज पे कॉरोजन, रस्ट लग जाता है, जैसे जंगले में अगर जंग लग जाता है तो क्या करते हो आप, उसको या तो पेंट करते हो, केरोसिन वाली यूज करते हो ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का लेयर, ऑक्साइड, मोटा थिक लेयर उस पर कर दिया जाता है। जितना थिक लेयर होगा उतना ही रेसिस्ट करेगा वो कॉरोजन को। क्लियर? तो एनोडाइजिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉरोजन को रेसिस्ट करने के लिए एल्यूमिनियम का थिक ऑक्साइड लेयर उस पर चढ़ाते हैं। क्लियर? सेकंड अब इसका प्रोसेस है, सेकंड है एक्वारिजिया। देखिए एक्वारिजिया ऐसा है मेथड जो कि बेसिकली मिक्सचर ऑफ HCl, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिला होता है, उसके मिक्सचर दोनों के मिलने से ये बनता है, जिसका रेशियो 3:1 होता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक का लगभग 3 और यहाँ पे आप समझेंगे एसिड का जो नाइट्रिक एसिड है 1, 3:1 रेशियो में कंसंट्रेटेड बनता है। और इसका काम क्या है? इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम, मतलब गोल्ड को और प्लैटिनम को भी ये अपने में घुला सकता है। इतना ही हार्ड आप कह सकते हैं सॉल्यूशन है। गोल्ड को अपने आप में मतलब घुला लेना, डिसॉल्व कर लेना, दैट इज अ ग्रेट थिंग। तो एक्वारिजिया इज अ ग्रेट concentrated solution which can dissolve gold and platinum। बस इतना दिमाग में रखना है, इससे ज्यादा इसको और दिमाग में नहीं रखना है। अगर आप इसकी एक्वारिजिया की सिर्फ टर्म्स की बात करें तो एक इसको रॉयल वाटर की तरह यूज किया जाता है। जैसे वाटर क्या होता है, वाटर के अंदर सबसे ज्यादा चीजें घुल जाती हैं, ठीक है, जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो एक्वारिजिया एक ऐसा है जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी अपने आपस में घुला लेता है, दैट इज अ ग्रेट थिंग। ठीक है ना, बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म, छोटा सा चीज उससे पहले यहाँ पे देखिए डक्टाइल, जिसे आप लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। तो डक्टिलिटी क्या है? विच कैन बी, मेटल का एक प्रॉपर्टी है, द प्रोसेस बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ थीन वायर। थीन वायर में अगर हम इसको ड्रॉन कर देते हैं, ठीक है, पतले, जैसे बोला जाता है कि अगर एक गोल्ड जो कि लगभग 1 to 10 ग्राम अगर है ना, तो उस 10 ग्राम या 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर पतले वायर में ड्रॉन कर सकते हैं। दैट इज अमेजिंग फैक्ट एक तरीके से। तो एक मेटल का ही एक प्रॉपर्टीज है। दूसरा है मैलिएबल, जिसको आप लोग मैलिएबिलिटी भी बोलते हैं। तो मैलिएबिलिटी में क्या होता है, हम सीड्स में चेंज करते हैं, मेटल को मार मार के सीड्स में चेंज कर देते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दैट्स इट। तो डक्टिलिटी और मैलिएबल आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो मैंने टॉपिक लिखे हैं, जैसे जिसमें बेसिक्स पार्ट है, प्रॉपर्टीज एंड एक्सेप्शंस है। तो प्रॉपर्टीज एंड एक्सेप्शंस आपको उसमें बुक में देखना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे आपके पास है। जैसे आयोडीन जो है वो नॉन मेटल होते हुए भी लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस क्या होता है? लस्ट्रस मतलब जिसका सरफेस शाइनिंग हो, चमकीला हो, चमकता रहता हो, तो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी चमकता है। ये एक एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे ही बहुत सारे एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन है कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। ये भी एक एक्सेप्शनल प्रोसेस है। तो ये आप एक्सेप्शंस इसके जो है कुछ आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज एंड एक्सेप्शन से आगे रिएक्शंस है। मेटल और कैसे मेटल को किस चीज से रिएक्शन करने पे क्या क्या बनता है, तो यहां मैंने रिएक्शंस आपको लिखे हैं। देखिए मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सिंपल है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। जैसे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ किया, कॉपर ऑक्साइड बना। बैलेंसिंग आपको पता है, वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेटल को अगर वाटर से रिएक्ट करे, यानी कि प्लस H2O से, मेटल किसी भी मेटल को H2O से रिएक्ट करे तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। और एक अमेजिंग चीज क्या है कि जैसे ही आप मेटल ऑक्साइड को फिर वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, उसमें OH जुड़ जाएगा। ये एक सिंपल रिएक्शन है जो आपको दिमाग में रख लेना है, कुछ इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना। सिंपल क्या सोचना है,
मेटल को ऑक्सीजन के साथ किया तो मेटल ऑक्साइड, मेटल को हाइड्रोजन के साथ किया तो मेटल मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फिर उसी तरीके से मेटल प्लस एसिड तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, जो कि मैंने एसिड बेसेज एंड सॉल्ट में भी ये बताया था आपको। इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो बाकी नहीं है। फिर है मेटल ए और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। रिएक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी तो सॉल्ट ए प्लस मेटल बी। और एक चीज और मैंने आप लोगों को टेक्निक बताया था कि जब कभी रिएक्शन हो, अगर ठीक है, जब भी कभी रिएक्ट करा रहा हूं किसी चीज से, तो सिंपल जो चीज बच रहा है और जो रिएक्ट हो रहा है, मतलब जो बच रहा है उसको ऐसे समझ लीजिए, उसको उसके साथ रिएक्ट करा दीजिए। जैसे मैंने बोला है ना कि मेटल प्लस, मान लीजिए मेटल लिया सोडियम प्लस हमने H2O से रिएक्ट कराया। अब आप ध्यान से देखिए, मेटल प्लस वाटर, तो यहाँ पे किसके साथ ज्यादा चांसेस बनेगा सोडियम का, अगर देखेंगे तो सीधा सा बनेगा सोडियम का ज्यादा से ज्यादा चांस बनेगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन के साथ जल्दी से नहीं होगा, बचेगा क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मेटल प्लस वाटर तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सिंपल कॉमन सेंस का बात, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगना होता है क्या करना है। इसमें सिंपल देखो, ये देखो और इसमें देखो कि कौन सा आपको कंफर्टेबल लग रहा है, देख भी लग रहा है कंफर्टेबल। मैं तब सिचुएशन बता रहा हूं जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, रिएक्शंस में और कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, पर्टिकुलर आपके लेवल के लिए। तो ये टेक्निक आप याद रखो। इसी तरह से मान लो Na प्लस हम सोडियम एसिड लेते हैं, मान लो एसिड लिया HCl। अब सीधा देखो Na किसके साथ हो रहा है, तो NaCl प्लस हाइड्रोजन, बात खत्म। तो सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl प्लस हाइड्रोजन, सिंपल रिएक्शंस होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस वो दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन। ये चीज भी मैं ऑलरेडी समझाया हुआ हूं आपको, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल क्या है, जब भी रिएक्ट होता है वहां पे आपको जनरली आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। उस आयोनिक कंपाउंड को करने से पहले आप एक और चीज यहां समझिए, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जैसे आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में इसलिए रखते हैं क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है। बहुत रिएक्टिव का क्या मतलब वो समझिए, सिर्फ बोलते हैं रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब होता है कि मान लो अगर सोडियम इतना रिएक्टिव होता है कि उसको अगर ऐसे खुले में छोड़ दोगे ना तो एयर के साथ रिएक्ट करके आग लगा लेगा वो। पोटेशियम है तो उसको अगर आप हाथ पे रखोगे तो आपके सिर्फ हैंड के सिर्फ उतने से सिर्फ पार्ट उसके साथ रिएक्ट करके, हीट के साथ रिएक्ट करके उसमें जल जाएगा, इसलिए उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन और इमर्स्ड इन एन केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल इसलिए क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी हाईली रिएक्टिव एंड इट कैन रिएक्ट विद द एयर इटसेल्फ, वो हवा के साथ रिएक्ट करके आग लगा सकते हैं। क्लियर। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज का मीनिंग सिंपल है, आपके एक बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर शायद 39 या समथिंग है, दिया हुआ है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन सा कम। तो आपको पूरा चार्ट जो है चाटना नहीं है, पहली बात रटना बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपल क्या ख्याल रखना है, जो टॉप पे है उसको ख्याल रख लो और जो नीचे दो सबसे बॉटम पे उसको ध्यान रख लो। ये ध्यान रखोगे तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको पता है टॉप और बॉटम, आपको पता है 2-3, तो कहीं ना कहीं वो बीच में हिलाई करेगा, दैट्स इट। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है तो टॉप का आपको पता है, बॉटम का पता है, तो अब इसके अलावा कुछ भी देगा तो बीच में कहीं ना कहीं होगा ना, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो आराम से, पूरा रटने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम। ये 3 टॉप पे याद रख लिया। अब 3 मैंने बॉटम पे लिखा, 3 बॉटम में देखो क्या है, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए तो हम लोग सोना चांदी जो खरीदते हैं, क्यों खरीद के रखना चाहते हैं, और क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट दूसरे के साथ करके उस पर जंग जल्दी नहीं लगता है। अगर ओरिजिनल आपने गोल्ड रखा तो सालों मतलब सालों क्या बहुत सालों तक चलता है, इसलिए तो हम लोग गोल्ड की वैल्यू ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट जल्दी किसी के साथ नहीं करता। अब आयरन ले लोगे तो 1 मिनट में जंग लग के खराब हो जाएगा, ठीक है, कुछ दिनों में ही, फिर उसको मेंटेन कर। लेकिन गोल्ड की वैल्यू इसीलिए होती है, इसीलिए गोल्ड जो है वो कम रिएक्टिव होता है। क्लियर। दूसरी चीज, मेटल की जो प्रॉपर्टीज है और उसकी वो सब बहुत बेसिक चीज है जो आपको ऑलरेडी पता है। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस, डक्टाइल, सोनरस। सोनरस क्या होता है, साउंड, मतलब मारने पे साउंड आता है उससे, जैसे रिंग बेल ऑफ आपके स्कूल का। ये सब एक कॉमन प्रॉपर्टीज है, सच्ची बता रहा हूँ, ये बहुत इजी जाओ, अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हैं ना तो आपको आराम से मिल जाता है, इसमें कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी में भी आप ऑलरेडी पढ़े हो मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, नॉट अ बिग डील। अब आता है मेटल नॉन मेटल के रिएक्शन पे। मेटल नॉन मेटल के रिएक्शन पे सिंपल NaCl है, आपको ऑलरेडी समझाया हुआ पहले कैसे प्लस और माइनस होता है, ठीक है। अब इसी को समझने से पहले अब जो मैंने बोला था कि मेटल को कैसे पहचानते हैं उसको समझ लीजिए क्लियर कट। मेटल क्या होता है, मेटल को पहचानने के मैंने क्या बोला था कि जब भी कभी मेटल को पहचानना है तो आउटर सेल में अगर 1 2 3 अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो तो मेटल है। अगर 4 से ज्यादा या 4 भी है तो नॉन मेटल है। कैसे समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने बात की सोडियम की,
तो सोडियम को आप कैसे लिखोगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको याद है 11, 11 को कैसे लिखोगे 281। अब इसको रिप्रेजेंट करिए सेल में, तो पहले में 2 हो गए, उसके बाद 8 हो गए, लास्ट में कितने हैं 1। तो लास्ट वाले सेल में सिर्फ आपको देखना है, अंदर बाहर क्या है उससे कुछ मतलब नहीं है, सिंपल सबसे लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखने हैं, सबसे लास्ट सेल में कितने हैं 1, तो सबसे लास्ट में 1 है तो क्या हो गया मेटल। इसलिए मैंने यहां लिखा है अगर सिर्फ लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल। मैं सच बता रहा हूं, आपको डेफिनेशन पता होगा, लेकिन इससे आप एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है नॉन मेटल। उस डेफिनेशन से कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपको, तो सब फाड़ के फेंक दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 1, 2, 3 अगर 4, 5, 6 आ जाए, तो अब जैसे मान लीजिए लेट से कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का क्या होता है 6, तो क्या लिखोगे 2, 4, तो लास्ट में क्या है 4, इसलिए क्या है वो नॉन मेटल। समझ में आ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि डेफिनेशन आपको याद रहता है कि लस्ट्रस होता है, हीट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, फिर ये होता है वो होता है, मुझे बताओ कार्बन क्या होगा। कुछ मत बोलो, बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है। खैर, ये मेटल एंड नॉन मेटल को फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया, और इसको याद रखना पूरी लाइफ टाइम में काम आने वाली है आपकी, पूरी लाइफ टाइम अगर आप इसको ख्याल रखोगे तो, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन में ही जियोगे मरोगे। क्लियर। तो आई होप ये चीजें आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद इसमें आते हैं, अब आपका है मेटल से नॉन मेटल का रिएक्शन, तो ये कैसे होता है ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है पहले, फिर भी मैं इसको आपको बताता हूं, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोडियम Na और यहाँ है Cl, तो Na आपका क्या है 281, Cl क्या होता है 28, एटॉमिक नंबर 7 होता है। मैंने बोला था हर किसी को स्टेबलाइज होने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन, हर किसी को स्टेबलाइज होने के लिए कितना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट वीडियो में बताया है, अब जाके प्लीज देख लेना अगर कंफ्यूजन हो तो, आई रिक्वेस्ट यू आप देख लेना जाके, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत क्लियरली मैंने समझा दिया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ सोडियम क्या है, इसको भी 8 चाहिए, लास्ट में इसके 1 है, तो ये यहाँ 7 लेना इजी है या इसका 1 देना इजी है, तो 1 देना इजी है। और याद रखो देने वाला क्या होता है महान, ठीक है। तो प्लस, इसलिए सोडियम पे प्लस हो गया, Cl ने उससे लिया इसलिए उस पर माइनस हो गया चार्ज, ठीक है। ये दिमाग, चूंकि इसके पास 7 है ना, तो 1 ले लिया तो इसके पास भी 8 हो गया, और इसको दे दिया, ये खाली हो गया, तो आउटर सेल इसका भी 8 हो गया। इसलिए उस पे मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन करने पे आयोनिक कंपाउंड बनता है। और आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रख लेना है। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये आपको एक बुक जो आपके एक पेज नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए पेज नंबर बता रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। पेज नंबर आपका है समथिंग 49, ये आपको थोड़ा देख लेना। मेल्टिंग पॉइंट सिंपल याद रखना, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, दैट्स इट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। बाद बाकी नेक्स्ट पार्ट में इसको करते हैं, थोड़ा लॉन्ग हो गया, नेक्स्ट पार्ट और जो बचा है उसको कवर करते हैं।